बारी है हमारे हेलो डॉक्टर सेगमेंट की, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके मुंह और दांतों की सेहत की। और हमारे साथ स्टूडियो में इस पर चर्चा करने के लिए एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवेश मेहरा, प्रोफेसर एंड एचओडी डेंटल एंड ओरल सर्जरी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार डॉक्टर साहब, और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर तुलिका त्रिपाठी का। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। सीनियर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज से, समबडी हु कलर्स लाइफ ऑफ पीपल एंड ब्रिंग्स स्माइल। लेकिन दोनों डॉक्टर से आप भी फ़ोन पर सवाल कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट करें। हमारा नंबर है 011-230-97532। 011 दिल्ली का STD कोड 23097532 हमारा नंबर है। तो ओरल हेल्थ पर आज हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर प्रवेश, जब हम बात करते हैं मुंह की समस्या की, दांतों की समस्या की, तो क्या सिर्फ पुअर हाइजीन ही रीज़न है उन समस्याओं का? बोला जाए तो मेजर इशू वही है। एंड ये सारी बीमारियां जो भी आप बोल रहे हैं ये प्रिवेंटेबल है। तो जैसे एक आदमी से पूछा जाता है कि आपने अपने हेल्थ के लिए, ओरल हेल्थ के लिए क्या किया, तो बोलता है जी मैंने इंश्योरेंस ली है, मैंने जाके LIC की इंश्योरेंस लिया, कोई प्राइवेट की इंश्योरेंस ली है हेल्थ के लिए। बट दैट इज नॉट द राइट वे। दीज ऑल डिजीजेज जो हम बात कर रहे हैं, ओरल डिजीजेस, ये सारी प्रिवेंटेबल है। तो बेसिकली आपको इन्वेस्ट जो करना है वो ओरल हाइजीन में करना है और प्रिवेंटेबल में करना है इंस्टेड ऑफ द थेरेप्यूटिक और द क्यूरेटिव। जी, यानी कि ओरल हेल्थ में हमें निवेश करना जरूरी है। तो क्या करें अच्छी ओरल हाइजीन के लिए डॉक्टर साहब? देखिए, एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक रूटीन होता है कि हाँ, हम बच्चे से भी सुबह ज़रूर ब्रश करवाते हैं, लेकिन मैं कहूँगी उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो रात को सोने के पहले ज़रूर ब्रश करें, क्योंकि रात भर में जब हमारे मुंह में कुछ मूवमेंट नहीं होता है और खाने का पदार्थ दांतों पे चिपका हुआ है, तो सारे कीटाणुओं को आराम से समय मिल जाता है अपनी एक्टिविटी करने पे। कीटाणु रात को आ कहाँ से जाते हैं? नहीं, कीटाणु नॉर्मली हमारे मुंह में होते हैं, लेकिन जो खाने का पदार्थ होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो उस पे जो है कीटाणु एक्ट करते हैं और उससे एसिड प्रोड्यूस होता है। उस एसिड से हमारे जो दांत की परत होती है वो उस पे नुकसान होता है और वो धीरे धीरे गलने लगती, खराब होने लगती। डॉक्टर, एक बहुत कॉमन सा सवाल है जब हम दांतों की सफाई की बात करते हैं। आज बहुत सारे मार्केट में टूथपेस्ट अवेलेबल हैं। लोग सोचते हैं इस टूथपेस्ट में नमक है, इस पे ये है, इसमें है, तो कौन सा इस्तेमाल करें? पर एज अ एक्सपर्ट आप क्या सजेस्ट करते हैं? हमारे टूथपेस्ट में क्या कंटेंट होना चाहिए? खरीदते वक्त क्या ध्यान रखें? सबसे पहली चीज, जो भी आप टूथपेस्ट यूज करते हैं जनरली रोज जब यूज करेंगे, केमिस्ट की दुकान से नहीं लेंगे, एक ग्रोसरी दुकान से लेंगे। बिकॉज केमिस्ट की दुकान में हमेशा आपको मेडिकेटेड टूथपेस्ट मिलेगा, विच इज नॉट रिक्वायर्ड जनरली। अगर आप ग्रोसरी की दुकान से लेंगे टूथपेस्ट, तो नॉर्मली एक टूथपेस्ट में कॉम्पोजिशन हर एक में 80% 70% जरूर कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं चौक होता है। अगर आपने बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा तो चौक से हम लिखते थे बोर्ड पे। दैट कॉम्पोजिशन 70-20% बल्क वो चौक होता है, विच इज एन एब्रेसिव। उसमें यस आप सॉल्ट डालिए, आप लौंग डालिए, आप तिल डालिए, आप कलर डालिए, आप जो मर्जी डालिए। 90% कंपनीज और 99 सारी कंपनीज आजकल उसमें फ्लोराइड कंपोनेंट जरूर डाल रही हैं इसमें। तो वो भी एक इशू है क्लीन करने का, फ्लोराइड का क्या रोल है नहीं। बट जनरली अगर देखा जाए तो एक टूथपेस्ट में बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए जो क्लीन करता है। तो टूथपेस्ट अगर खरीदें तो देख लें कैल्शियम कार्बोनेट उसमें है। इसी से जुड़ा सवाल टंग क्लीनर का। अब प्लास्टिक का टंग क्लीनर 10-20 रुपए का आता है डॉक्टर तुलिका, और अभी मैं केमिस्ट शॉप पे ही गया डॉक्टर साहब, 150 रुपए का कॉपर का टंग क्लीनर था। तो प्लास्टिक का लें कि कॉपर का? देखिए, कॉपर में वो कहते हैं ना कि कॉपर से करेंगे तो आपको कॉपर से फ़ायदा होगा, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप खाली सरफेस पे यूज़ कर रहे हैं, वो आपके बॉडी में नहीं जा रहा है। तो बेसिकली ये है कि जो भी आप यूज़ करें उसको एक तो आप चेंज करते रहें। मेटल का होने में ये ज़रूर है कि हम उसको साफ़ कर सकते हैं, बट दोनों के दाम में भी बहुत फ़र्क है। और सबसे ज़रूरी ये है कि साफ़ रखें अपने टंग को, और अगर आप रेगुलरली कुल्ला करते रहेंगे तो कई बार हमें उस तरीके की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इमीडिएटली मतलब आप उसकी ज़रूरत नहीं मैं ऐड कर सकता हूँ। एक कॉलर हैं, पहले उनका सवाल ले लें, उत्तर प्रदेश चलते हैं, फिर डॉक्टर मेहरा से ऐड ऑन लेंगे। हेलो। प्रीमोलर टीथ में 5-6 साल पहले RCT करवाए थे, फिर उसके बाद सर जो है वो इन्फेक्टेड हो गया है आज।
तो सर उसमें क्या उपाय हो सकता है आगे जो है फ्यूचर के लिए जो आपकी उम्र कितनी है? कैप भी लग गया है, अब उसके बाद उसका क्या उपाय हो सकता है? डॉक्टर को दिखाए तो करें, अब आरसीटी जो है कैप को हटाना पड़ेगा, तब उसके बाद जो है या तो उस दांत को निकलवाना पड़ेगा या तो फिर से आरसीटी करानी पड़ेगी। आपकी उम्र कितनी है? सर 40 ईयर्स। डॉक्टर साहब, प्री मोलर में आरसीटी, जैसे उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि उन्होंने रूट कैनाल पहले कराया हुआ था और फ्री री इन्फेक्शन हो गया है, तो इसमें तो ऑफकोर्स जो कैप दिया हुआ है उसको निकाल के अगर री आरसीटी कर सकते हैं तो जरूर अपने दंत चिकित्सक से मिले और इलाज कराएं, और अगर नहीं हो सकता तो उस दांत को निकालें, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा और वो इन्फेक्शन वही दांत पे नहीं रहेगा, वो पूरे जिस्म में, चाहे वो ब्लड में जाने से हार्ट में जाए, ब्रेन में जाए, लंग्स में, किडनी में, कहीं भी आ सकता है। तो ये चीज ठीक नहीं है जो रखना इन्फेक्शन को वहां पे। जी डॉक्टर साहब, आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट बड़ा दर्द लगता है जब डॉक्टर साहब कहते हैं ना आरसीटी कराना पड़ेगा, तो ये पेन फ्री होता है, ये कराने अच्छी चीज है रूट कैनाल कराना? अमन, ऐसे पेन जो चीज होती है ना वो दिमाग में होती है। अगर बचपन में, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड गुस्से भी हो जाए तो पेन हो जाता था, ऐसी बात नहीं है। तो पेन बेसिकली एक इमोशनल इशू है, राइट? लेकिन आरसीटी में ऐसा पेन नहीं होता है, 99% पेन नहीं होता है। नॉर्मली अगर आप चिकित्सक में जाएं, जो करता है एक्सपीरियंस्ड आदमी है, तो कभी पेन नहीं होता है। वी आर रिलीवर्स ऑफ पेन, वी डोंट गिव यू पेन। थैंक यू। जी डॉक्टर, अभी अगर कुछ सर्वेस को देखा जाए तो उन सर्वे के अकॉर्डिंगली हमारे देश में ज़्यादातर मरीज मसूड़ों की समस्या से परेशान हैं। जी, तो वो गम केयर के लिए क्या किया जाए और किस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं अगर ध्यान ना दिया जाए? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, जो मसूड़े होते हैं वो दांत को सपोर्ट करते हैं, और मसूड़ों के नीचे होता है हड्डी, जिसके अंदर के हमारा दांत मौजूद होता है, दांत की जड़। तो मसूड़ों और दांत के बीच में एक नॉर्मल स्पेस होती है। तो जब हम ब्रश करते हैं, जैसे हमने पहले भी कहा कि ब्रशिंग और एक तकनीक से ब्रशिंग करना, ये नहीं कि हम कस कस के अपना बस सीधे सीधे ब्रश करें, सर्कुलर मूवमेंट्स करना चाहिए, जिससे कि उस जगह के बीच में जो भी खाना फंसा है वो निकल जाए। उससे हमारे मसूड़े जो हैं वो स्वस्थ रहेंगे। और हर समय हम खाना जब भी खाएं, और ख़ासकर जो स्नैकिंग हम करते हैं, जिसके बाद हम कभी कुल्ला करते नहीं हैं, तो अगर स्नैकिंग कम कर दें तो बहुत अच्छा, वो तो वैसे ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और साथ साथ अगर हम कुल्ला करें तो वो जो फूड डेब्री जो हम कहते हैं ना, खाने के पदार्थ छोटे छोटे, वो निकल जाएंगे, क्योंकि वही मेन कारण होते हैं मसूड़ों की बीमारी के लिए। जी बिल्कुल। तो जहाँ तक ओरल हेल्थ की बात है, बहुत ज़रूरी है कि छोटी उम्र में बच्चों को पहले से ही सिखाया जाए कि कैसे आप अपने मुंह का, दांत का स्वास्थ्य ठीक रखें। डॉक्टर मेहरा, ये बताइए, बच्चों में कब तक मिल्क टीथ सारे आ जाने चाहिए और कब तक, कौन सी उम्र तक सारे मिल्क टीथ टूटकर परमानेंट टीथ आ जाने चाहिए? नहीं आए तो फिर हम आपके पास आए। वैसे तो जैसे ही आपका पहला दांत आता है, अच्छा, जो एक नॉर्मल बचपन में करीब करीब 6 महीने के आसपास आना शुरू हो जाता है, तो आपको एक डेंटिस्ट से फॉलोअप जरूर कराना चाहिए। एंड एवरी 6 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर आपको दिखाना चाहिए, वेदर प्रिवेंटिव के लिए, वेदर प्रोमोटिव के लिए, वेदर क्यूरेटिव के लिए, ये जरूरी है। और इस तरह 6 महीने से लेके करीब करीब 2-2.5 साल तक आपके सब मिल्क टीथ आ जाने चाहिए। उसके बाद ये मिल्क टीथ गिरते रहेंगे एक एक करके और आपके परमानेंट टीथ आते रहेंगे। ये करीब करीब आप बताइए 14-15 साल में आपके सारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं और सारे मिल्क टीथ गिर जाने चाहिए, अगर आइडली सिचुएशन है। बट यस, देखा जा रहा है कि आजकल बिकॉज हम लोग सब कुक्ड फूड खाते हैं, रॉ फूड ज्यादा लेते नहीं है, तो ये थोड़ा डिलेड होता है, +-6 मंथ्स थोड़ा डिलेड भी होता है। मेरा मिल्क टूथ अभी तक था। कुछ ही साल पहले मैंने निकलवाया। खैर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। जी हेलो। हेलो, अपना सवाल पूछिए सर। जी, मेरे दांतों में स्वेलिंग, मसूड़ों में स्वेलिंग रहती है और पूरे मसूड़ों में स्वेलिंग है और नीचे वाले दांत जो है लूज हुए पड़े हैं और साइडों में दांत लूज होकर अपने आप धीरे धीरे निकल जाते हैं सारे, निकल एक एक करके काफी दांत निकल गए हैं। हाँ, आपकी उम्र कितनी है? 3 इयर्स। वैसे मेरे को एपिलेप्सी का भी ट्रीटमेंट चल रहा है जी, तो कहीं उससे पता नहीं, उससे तो नहीं है कहीं। तो एपिलेप्सी के लिए जो आप दवा ले रहे हैं, उससे मसूड़े में सूजन आ जाती है। और फिर मैं यही कहूँगी कि क्योंकि ये दवा के कारण है और दवा तो आप रोक नहीं सकते हैं, तो मसूड़ों का ख्याल रखिए, साफ़ सफाई रखिए और अपना बाकी ये देख लीजिए कि
जैसे मैंने कहा कि मसूड़ों और दांत के बीच में जो स्पेस होती है उसमें कैल्कुलस जम जाता है। जो आप कह रहे हैं ना कि नीचे के दांत आपके ढीले हो गए हैं, तो ये कैल्कुलस एक पदार्थ होता है जो हार्ड होता है, तो उसको मत बनने दीजिए। उसके पहले ही ब्रशिंग करिए, और अगर आपके दांत ढीले हो रहे हैं तो जा करके अपने दांतों की सफाई करिए, जिससे कि ये सब कैल्कुलस रिमूव हो जाएगा और मसूड़े आपके दांत से वापस कुछ हद तक आपको प्रिवेंट करेंगे कि वो जगह को कम करेंगे और हड्डी थोड़ी बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। जी डॉक्टर प्रवेश मेहरा, मुझे वो बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि डेंटिस्ट पेन देते नहीं हैं, पेन दूर करते हैं, लेकिन जब ओरल हाइजीन की बात होती है लगता है पेन सिर्फ दांतों में होगा, लेकिन क्या फेशियल पेन के नॉन टूथ रीजन भी हो सकते हैं? भैया मेजर इशू यही होता है कि मरीज जब हमारे पास आता है वो लेके आता है कि दांत में पेन है मेरे को, लेकिन जब एग्जामिन करते हैं तो दांत में कोई इशू नहीं होता। और ये काफी हद तक हमने देखा गया है कि 2-3 चीजें हैं, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलते हैं बीमारी, जो हेड एंड नेक में होती है, सीवियर पेन होता है मरीज को, और वो सारे दांत निकाल चुका होता है, एक डेंटिस्ट पे जाके सारे दांत निकाल चुका होता है, बोल के कि इसमें दर्द है निकालते रहिए, और फिर भी उसको रिलीव नहीं होता। फिर वो हमारे पास रेफर्ड होता है मैक्सिलोफेशियल सर्जन उसको ट्रीट करने के लिए, और फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। दूसरी बीमारी बहुत कॉमन है जिसको हम बोलते हैं MPDS, जिसको बोलते हैं मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम। उससे भी हेड में पेन होता है, पूरे फेस में पेन होता है, और पेशेंट को पता नहीं चलता है ये क्यों हो रहा है, और ये मांसपेशी की वजह से होता है, या ऑक्लूजन एडजस्टमेंट नहीं है ठीक, या TM जॉइंट नहीं है ठीक, जो जॉइंट होते हैं आपके बॉडी के, जो मुंह जिसे खुलता है बंद होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं, तो इसकी वजह से पेन होता है। दीज आर कॉमन थिंग्स जिसकी वजह से पेन हेड एंड नेक एरिया में रहता है, और पेशेंट एक क्रॉनिक हिसाब से घूमता रहता है अपने इलाज के लिए। जी इस समय संजय जी हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। हेलो संजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सवाल पूछिए। हाँ जी सर, वो ना एक मिसेज की मैंने RCT करवाई थी दांत की, तो वो ना ओपन ही है अभी तक, उसके बाद हमने जाना नहीं हमारा कैप वगैरह लगाने के लिए ना जी, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ओपन है अभी, कोई पेन वगैरह नहीं है डॉक्टर साहब? आपने RCT करवा के छोड़ दिया तो ये तो शायद सबसे बड़ी गलती करी है आपने, क्योंकि इन्फेक्शन इसका मतलब दांतों में है। जब हम RCT करते हैं तो अंदर जो भी कीटाणु होते हैं, जो भी इन्फेक्शन होता है, उसको निकाल के और उसकी जगह एक फिलिंग कर देते हैं, जैसे वो जो स्पेस है वो बंद हो जाए और आगे उसमें कोई कीटाणु और खाना ना फंसे। तो आप उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट अवश्य करवाइए, नहीं तो वो नीचे जो आपका बोन है, हड्डी है, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और एब्सेस बन जाएगा। अभी आपको पेन नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक सेप्टिक फोकस है जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसको कैप लगवा लें इसके ऊपर? नहीं, उसके पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाएं। एक्सरे करवा के ये देख लें कि क्योंकि काफ़ी समय से आपने रूट कैनाल नहीं करवाया है कि जड़ में तो नहीं इन्फेक्शन और हो गया है, अगर है तो उसको ठीक करवा लें और फिर उसको सील करवा के और ऊपर क्राउन लगवा लें या फिलिंग करवा लें, जो भी आवश्यक है। जी डॉक्टर, अगर प्रेगनेंसी की बात करें, प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात करें, तो उस समय कहा जाता है दांतों पर बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है हर चीज़ को इस्तेमाल करते वक्त। तो एक प्रेग्नेंट लेडी को किस तरीके की अपनी केयर करनी चाहिए अपने दांतों के लिए, अपने मुंह के स्वास्थ्य के लिए? जब बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडी की, तो हमें रियलाइज करना चाहिए कि एक प्रेग्नेंट लेडी के पास 2 लाइफ्स होती है, एक अपनी खुद की लाइफ और एक फीटस जो डेवलप हो रहा है। और ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी टाइम ये हेड एंड नेक बन रहा है, उसमें बॉडी बन रही होती है, दांत भी बन रहे होते हैं। सो बहुत जरूरी है अब लेडी को अपने मुंह की देखभाल केयर करने की, बिकॉज अगर कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन होगा जो ओरल हेल्थ की वजह से बहुत कॉमन होता है, तो ये जाके उस बेबी जो बन रहा है, फीटस जो बन रहा है, उसके कोई भी हिस्से को, चाहे वो टीथ हो, चाहे वो हेड एंड नेक हो, उसको इफेक्ट कर सकता है। और अल्टीमेटली जब बॉर्न होगा, बर्थ जो इन्फेंट होगा, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट हो सकता है। जी डॉक्टर तुलिका, आपका जब मैंने परिचय दिया तो मैंने बताया आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स। अब ऑर्थोडोंटिक्स तो हमको पता था, लेकिन पूरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स। जी, तो ये इसमें क्या आता है? देखिए, जब हम ऑर्थोपेडिक्स की बात करते हैं तो हमें इमीडिएटली हड्डी का एक एसोसिएशन होता है। तो हमारा काम है कि जो फेस की हमारी हड्डी है उसको किस तरीके से हम एक लाइन में ले आएं दांतों के साथ साथ।
तो कई बार आपने देखा होगा कि किसी का ऊपर का जबड़ा बाहर होता है, किसी का नीचे का बाहर होता है। तो ये जो डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स है, ये एक प्रिवेंटिव इंटरसेप्टिव ट्रीटमेंट है कि अगर बच्चे में हम ये देखते हैं कि इस तरीके का डिफेक्ट डेवलप हो रहा है, तो उस समय हम ऊपर का जबड़ा अगर बाहर आ रहा है तो उसकी कोशिश करेंगे कि उसमें फोर्स लगा के एक ट्रैक्शन दे करके उसको हम वहीं तक सीमित कर दें और नीचे का जबड़ा अपने पूरे उससे ग्रो करे। सिमिलरली उल्टा भी हो सकता है कि जब नीचे का ज़्यादा हो रहा है या ऊपर का कम बढ़ रहा है, तो कैसे हम दोनों जबड़ों को नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न दें जिससे कि उसका फेस जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना बिल्कुल आए। जॉज अलाइन होंगे तभी आपके टीथ भी अलाइन होंगे। महाराष्ट्र से कॉलर है इस समय फोन लाइन पर। सुनील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सवाल पूछिए। सर, फैमिली के लिए, छोटे बच्चों के लिए घर में कौन सा टूथपेस्ट रेगुलरली यूज करना चाहिए? ये तो डॉक्टर मेहरा ने बताया ही मैं था। ऐड ऑन करना चाहता तो उसमें हाँ, ये अब ऐड ऑन करिए। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। कौन सा टूथपेस्ट, वही बात उठी। आप कोई भी टूथपेस्ट एक ग्रोसरी दुकान से लीजिए, मेन चीज है टूथपेस्ट का काम नहीं है, मेन काम उस ब्रश का है, वो टूथ ब्रश का है जो मेन है। टूथपेस्ट तो एक खाली एब्रेसिव चीज है जिसको हम क्लीन करेंगे, लेकिन ब्रश जब तक नहीं करेंगे तो दांत क्लीन नहीं होंगे आपका। और ब्रश जरूर आपने छोटा से छोटा जूनियर या बेबी या सॉफ्ट ब्रश यूज करना है अपने दांत क्लीन करने के लिए। एक मेथड है उसका क्लीन करने के लिए जिसके हम बोलते हैं कि कभी साइडवेज ब्रश ना करें। आप ऊपर के दांत ऊपर से नीचे और नीचे के दांत नीचे से ऊपर जरूर ब्रश करें और अलग अलग ब्रश करें। ये नहीं कि डायरेक्टली ऊपर नीचे आपने ब्रश किया। और अंदर की तरफ भी दांत के हर एक पल को दी स्पेस को ब्रश किया जाए और 2 टाइम ब्रश करें, रात को खाने के बाद और सुबह ब्रेकफास्ट के बाद। यहीं पर गलती करते हैं अक्सर हम लोग, क्योंकि ब्रशिंग ठीक से नहीं होती है तो फिर वो क्लीनिंग कैसे ठीक से होगी। डॉक्टर तुलिका, जब आपने बताया कि वो ब्रेसेस ट्रीटमेंट होता है, जिस तरीके से वो लगाया जाता है, आजकल बहुत डिफरेंट टाइप के ब्रेसेस हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि वो वायर नजर ही नहीं आते हैं, तो कितने इफेक्टिव है वो? देखिए, हम कोई भी एक कपड़ा सबको नहीं पहना सकते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड एंड टेलर मेड। कुछ जो कंपैरेटिवली सिंपलर प्रॉब्लम्स हैं उनको हम उस तरीके का, जिसको कि हम क्लियर अलाइनर्स कहते हैं, आजकल जो आप कह रहे हैं कि वायर नहीं दिखता है, उसको हम कर सकते हैं। लेकिन वो ज़रूरी ये है कि एक स्पेशलिस्ट, एक ऑर्थोडोंटिस्ट ही उसको सुपरवाइज करे। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो अप्लायंस है वो तो अपना काम करेगा, लेकिन उसका सुपरविजन एक स्पेशलिस्ट से करवाना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल चलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए। जी अरोरा जी एंड एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपको भी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर्स की टीम से ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा कहते हैं डॉक्टर साहब कि आदमी का जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसको पहले उसके ओरल हेल्थ से होकर गुजरना पड़ता है जी। तो ये बताइए कि आदमी के शारीरिक स्वास्थ्य में ओरल हेल्थ का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? थैंक यू, बताइए। जैसे हम बात कर रहे थे, हमारे सुनने वालों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कैसा रिलेशन, जो हमेशा बात कर रहे हैं कि ओरल हेल्थ एक्चुअली इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हॉलिस्टिक एक अप्रोच लेना है कुछ आदमी के लिए, ट्रीटमेंट प्रिवेंशन के लिए, डिजीज प्रिवेंशन के लिए। और ओरल हेल्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो भी सांस ले रहे हैं, हम खाना पीना ले रहे हैं, वो मुंह से लेते हैं सबसे पहले। और कोई भी डिजीज अगर ओरल कैविटी में होगी, जैसे आपने कहा कि अगर पस हो जाती है या कुछ इन्फेक्शन होता है, तो ये इन्फेक्शन ब्लड से कोई भी हिस्से में जा सकता है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे कहीं हो जी। तो इसलिए बहुत जरूरी बन जाता है जी। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक डायस्टीमा भी होता है कि बीच में स्पेस आ गई, लोगों को लगता है मैं मुस्कुराऊंगा तो स्पेस दिखेगी, क्या करें डायस्टीमा वाले? डायस्टीमा वाले मैं तो कहूँगी एक ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखा दें, क्योंकि उसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार ऊपर का जो एक सॉफ्ट टिश्यू होता है उसका ग्रोथ नीचे तक हो जाता है, तो वो दांत को सेपरेट करता है, या एक एक्स्ट्रा दांत होगा, तो कई कारण हो सकते हैं। तो पहले कोई भी ट्रीटमेंट करने के पहले हमें कारण का निवारण करना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन आज कार्यक्रम में आके कारण बताने के लिए, निवारण बताने के लिए, पेन दूर करने के लिए और चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए डॉक्टर तुलिका, डॉक्टर प्रवेश, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।